तो प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग में आज हम लोग फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो अपरेंट पोरोसिटी, टोटल पोरोसिटी और बल्क डेंसिटी को पढ़ने जा रहे हैं। जो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाते टाइम में हम बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो उस फॉलो करने के दौरान क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर हमारे जो डिज़ायर शेप है उसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको फायर किया जाता है। फायरिंग के बाद हमारा जो है वो प्रोडक्ट रेडी होता है। तो जनरल प्रोसेस यही होता है। तो क्या होता है कि जब कोई बॉडी को फैब्रिकेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पोर्स जनरेट हो जाते हैं, बहुत सारे इनसाइड पे और सरफेस पर वॉइड्स जनरेट हो जाते हैं। तो वॉइड्स जनरेट हो जाते हैं तो इस वॉइड को हटाने का एक तरीका है कि उसको आप मेल्टिंग टेम्परेचर पर ले जाइए। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसके अंदर कोई पोर्स नहीं रहेंगे। लेकिन जो भी सिरामिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी रिफ्रैक्ट्री की प्रोसेसिंग की जाती है बनाने के लिए, तो हम लोग उसको मेल्ट नहीं करते हैं, बस वहां तक फायर करते हैं जब वो स्ट्रेंथ को गेन कर जाए। तो इसके लिए इससे क्या होता है कि उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर पोर्स रह जाते हैं। उस बॉडी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट में पोर्स रह जाते हैं। तो उसी पोर्स की हम लोग चर्चा करेंगे इस पोरोसिटी में। तो रिफ्रैक्ट्री जो है एयर पॉकेट्स या वॉइड्स और पोर्स को कंटेन्स किया हुआ रहता है, क्योंकि प्रोसेस के दौरान ही ये फॉर्म हो जाता है। तो ये जो पोर्स होते हैं इसको हम लोग टेक्निकली टर्म में पोरोसिटी कहते हैं। जो पोर्स होते हैं ये पोरोसिटी कहलाते हैं। तो दो तरह के पोर्स हो सकते हैं, या तो बॉडी के अंदर पोर होंगे या सरफेस पे पोर होंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लासिफाई करते हैं इस पोर को। तो पोरोसिटी जो है इसको डिफाइन किया गया है कि रेशियो ऑफ पोर वॉल्यूम टू इट्स बल्क वॉल्यूम। पोर का कितना वॉल्यूम है और टोटल बल्क का कितना वॉल्यूम है, इसका यदि हम लोग रेशियो निकाल देंगे तो ये हमें पोरोसिटी दे देता है। अब क्या होता है कि कितना अमाउंट में पोर है, पोर का साइज और पोर के डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, कितना अमाउंट में किसी, मान लो ये रिफ्रैक्ट्री की बॉडी है, इसके अंदर या इसके सरफेस पे कितना अमाउंट में पोर है, पोर का साइज क्या है और वो पोर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आइदर वो चैनल पोर्स तो नहीं है, या बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, या अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ये रिफ्रैक्ट्री के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। ये सब क्या करता है, रिफ्रैक्ट्रीज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। और ये जो है एप्लीकेशन को भी, जहां पे इसका एप्लीकेशन होना है इसको भी कंट्रोल करता है। सपोज करो कि हमें जिस रिफ्रैक्ट्री का यूज करना है वो इंसुलेटिंग पर्पस से करना है। हमें जब किसी रिफ्रैक्ट्री का यूज करना हो, इंसुलेटिंग पर्पस से करना हो, तब हमें ये चाहिए होता है कि एक पर्टिकुलर साइज का पोर पूरे थ्रू आउट द रिफ्रैक्ट्री बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। साथ ही साथ यदि पोर्स की संख्या बढ़ेगी, पोर्स जितने ज्यादा होंगे इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगी। तो इसीलिए हमें पोरोसिटी का मेजरमेंट बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें एप्लीकेशन कैसा करना है, कितने स्ट्रेंथ तक के एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ रही है उस रिफ्रैक्ट्री का। क्लियर है? जो पोरोसिटी जो है दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन पोरोसिटी
जो कि सरफेस पे पोर होंगे, वो जो उसके कारण जो बॉडी में पोरोसिटी जनरेट होगी उसको हम लोग ओपन पोरोसिटी कहते हैं। क्लोज पोरोसिटी क्या होता है, जो इनसाइड जो पोर होते हैं वो कंप्लीटली क्लोज होते हैं, तो ये कहलाता है क्लोज पोरोसिटी। वही रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होता है हीट के ट्रांसमिशन के लिए, हीट के इंसुलेशन के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब रिफ्रैक्ट्री का एप्लीकेशन जो करते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में करते हैं। कल हमने कई सारे प्रोसेस का बारे में बताया भी कि जहाँ पे स्टील मेल्ट को हैंडल किया जाता है, आयरन मेल्ट को हैंडल किया जाता है, ग्लास मेल्ट और स्लैग को हैंडल किया जाता है। तो ये सब काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, तो इसके जो सरफेस पर के जो पोर है, क्योंकि सबसे पहला जो कांटेक्ट होगा किसी स्लैग का या लिक्विड स्टील का या मेटल का, वो सरफेस से होगा। तो इसके जो सरफेस पर के जो पोर है उसका रोल बहुत ज्यादा रह जाता है, इसीलिए उसका डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत इसेंशियल है, क्योंकि कांटेक्ट जो है सबसे पहले सरफेस पर ही होना है। तो इस तरह के पोरोसिटी को हम लोग अपरेंट पोरोसिटी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ सरफेस पर के पोर को हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे पोरोसिटी को हम लोग अपरेंट पोरोसिटी कहते हैं। तो हम लोग पोरोसिटी से आगे अब अपरेंट पोरोसिटी के ऊपर, समझ में आ गया कंप्लीट। एक्चुअली होता क्या है कि जो अंदर के पोर्स होते हैं, जो क्लोज्ड पोर्स होते हैं, उसको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है एक जनरल प्रोसेस के माध्यम से या किसी प्रोसेस के माध्यम से। अंदर के पोर्स को कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम लोग कितना मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू के तक मेजर कर पाए पोरोसिटी को। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है बाहर के पोर का भी हो रहा है, अंदर के पोर का भी हो रहा है, लेकिन चलो कम से कम हम लोग बाहर के पोर का मेजरमेंट तो कर लें। तो इसको हम लोग कहते हैं अपरेंट पोरोसिटी। तो अपरेंट पोरोसिटी क्या होता है कि अपरेंट पोरोसिटी रेशियो है ओपन पोर्स के वॉल्यूम का और टोटल सैंपल वॉल्यूम का, टोटल सैंपल वॉल्यूम का। एक्चुअली इसको मेजर करने के लिए हम लोग किसी लिक्विड में पेनिट्रेट करवाते हैं, और पेनिट्रेशन के बाद कितना इसके अंदर जो ओपन पोर होंगे उसके अंदर लिक्विड फिल हो जाएंगे, और फिर उसको मेजर करते हैं। तो इसको हम लोग अपरेंट पोरोसिटी को हम लोग परसेंटेज में ये कहते हैं, क्योंकि ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। तो ओपन पोरोसिटी जो है इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, या अपरेंट पोरोसिटी को हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो अपरेंट पोरोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग कहें कि इसको वाटर में डिस्पर्स करके मेजर किया जाता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको टेस्टिंग के लिए मेथड्स। तो पहले हम लोग ये जान ले कि अपरेंट पोरोसिटी होता क्या है, इसके बाद इसके जो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज क्या है। तो अपरेंट पोरोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं W माइनस डी डिवाइडेड बाई W माइनस एस इंटू 100, क्योंकि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, जहां D जो है वो ड्राई सैंपल का वेट है, S सस्पेंडेड वेट है, और W जो है वो सोक्ड वेट है। जहां D ड्राई वेट है किसी सैंपल का, S सस्पेंडेड वेट है। सस्पेंडेड वेट का मतलब जब इसको किसी लिक्विड में इमर्स कर दिए और उस टाइम जो वेट लेते हैं, ये सस्पेंडेड वेट हमें कैलकुलेट करके देता है। और सोक्ड वेट है जब हम लोग इसको इमर्स किए उसके बाद बाहर लेते हैं, और जब सारे ओपन पोर्स में लिक्विड फिल कर जाता है तब हम लोग इसका वेट जो लेते हैं वो सोक्ड वेट कहलाता है। तो इस तरीके से
हमें यदि तीनों डेटा मिल जाएंगे W, D और S, तो हम लोग आसानी से अपरेंट पोरोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला था W माइनस डी अपॉन W माइनस S इंटू 100। क्लियर है? क्लोज पोरोसिटी जो है वो पोर्स होते हैं जो बाहर से विजुअल नहीं होता है जब तक कि इसको हम लोग सैंपल को ब्रेक करके नहीं देखें। अभी हम लोग कहे कि चारों साइड से क्लोज होंगे, बाहर से हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। और इस पोरोसिटी को, क्लोज पोरोसिटी को मेजर करने का कोई डायरेक्ट हमारे पास मेथड्स भी नहीं होता है। और क्लोज पोरोसिटी जो होते हैं ये चारों तरफ से क्लोज होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थर्मल कंडक्टिविटी में के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, बल्क वेट के, सिंपल के बल्क वेट के लिए। मान लो कि वो पोर्स होगा तो इसके वेट को डिक्रीज कर देगा, और वो पोर्स की संख्या कम होगी तो इसके वेट को इंक्रीज कर देगा। तो इसका जो वेट है, इसका जो बल्क वेट है, वो क्लोज पोर्स के पर ही भी काफी डिपेंडेंट होता है। ओके, अब यदि हम लोग किसी मेथड से उस क्लोज पोर को भी कैलकुलेट करें और सरफेस को पोर को भी कैलकुलेट करें, दोनों का जो एडिशंस होता है, दोनों का जो समेशंस होता है, ये टोटल पोरोसिटी होता है। तो तीन टर्म हम लोगों ने समझा, पोरोसिटी, अपरेंट पोरोसिटी और टोटल पोरोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी जो है एक मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल का। किसी मटेरियल का जो है सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, और इसको डिफाइन किया जाता है उसके मास और इसके वॉल्यूम के रेशियो। जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। किसी बॉडी के अंदर यदि एयर पॉकेट्स या पोर्स हैं तो क्या करता है कि वो पोर्स बॉडी के मास को डिक्रीज करता है। बॉडी का मास जैसे ही डिक्रीज होगा तो डेंसिटी उसका कम जाएगा। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोर जो है उसके डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। और इस रिड्यूस डेंसिटी, क्योंकि अब हम तो पोर फ्री रिफ्रैक्ट्री को बनाने में इम्पॉसिबल थे एक सिंपल सिचुएशन में, तो इस रिड्यूस डेंसिटी का भी मेजरमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें ये कैलकुलेट करके देता है कि किसी वॉल की लाइनिंग में हमें कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। किसी वॉल के लाइनिंग में हमें कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, और उस वॉल का जो लाइनिंग करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स जितना भी अप्लाई करेंगे, तो उसका टोटल वेट क्या होगा, फाउंडेशन पर लगने वाला वेट क्या होगा, ये भी जरूरी है। उसी वेट के हिसाब से हम उस फाउंडेशन को तैयार करते हैं कि हमारा जितना लोड होगा उसको सस्टेन करना चाहिए कोई भी फाउंडेशन, फर्नेस का फाउंडेशन। तो इसलिए इसका कैलकुलेशन बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कि इस रिड्यूस डेंसिटी को, जो कि जिसमें कि किसी रिफ्रैक्ट्री के पोर्स इन्वॉल्व है, इसको हम लोग बल्क डेंसिटी कहते हैं। पोर्स नहीं रहता तो हम लोग ट्रू डेंसिटी कहते हैं, कि पोर फ्री बॉडी रहता तब हम लोग इसको ट्रू डेंसिटी कहते हैं, लेकिन वो तो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो तब हम लोग इसको कहते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को डिफाइन किया गया है कि इस वेट पर यूनिट बल्क वॉल्यूम ऑफ रिफ्रैक्ट्री, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम उस रिफ्रैक्ट्री का। और इसको ये करने के लिए हम लोग पोर्स के भी वॉल्यूम को इंक्लूड करते हैं। पोर्स का भी वॉल्यूम जब मेजर करेंगे तो पोर्स का भी वॉल्यूम आ जाएगा।
और जो बल्क डेंसिटी जो है ये हमें कैलकुलेट करके देता है। इसके ये जो है बल्क डेंसिटी हमें इसके स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया देता है। डेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाएगा और डेंसिटी घटाएंगे तो डिक्रीज करते जाएगा। क्योंकि हम लोग ट्रू डेंसिटी अचीव नहीं कर सकते, इसलिए बल्क डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। और जो बल्क डेंसिटी होता है वो ट्रू डेंसिटी से लोअर होगा, ट्रू डेंसिटी से लोअर होगा, क्योंकि बल्क डेंसिटी में पोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो वही है कि जैसे जैसे हायर अमाउंट में पोरोसिटी होगा, पोरोसिटी यदि हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो बल्क डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी, क्योंकि उसका मास डिक्रीज होते जाएगा। वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन मास डिक्रीज होते जाएगा और इस तरीके से हमारा डेंसिटी डिक्रीज होते जाएगा। बल्क डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला के यूज करते हैं, BD अपॉन W माइनस S इंटू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। अभी हम लोग कहे कि इसको सबमर्ज करके कैलकुलेट करते हैं, इसका जो ये लेते हैं। तो D जहां है वेट ऑफ ड्राइड सैंपल, S है सस्पेंडेड वेट, W है सोक्ड वेट और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में हम लोग इमर्स कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये था दो प्रॉपर्टीज के बारे में। एक तो पोरोसिटी हम लोग देखे और अलग अलग तरह के पोरोसिटी देखे, अपरेंट पोरोसिटी को देखे, डेंसिटी को देखे और बल्क डेंसिटी को देखे। थैंक यू।